नमस्कार। आज हम आपके साझा किए गए कुछ नोट्स के आधार पर भारत में हाल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। इन नोट्स में सरकारी योजनाओं की भरमार है, कुछ अहम कानूनी मामले और बदलाव हैं, और हाँ, हालिया केंद्रीय बजट की मुख्य बातें भी शामिल हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और पहलू निकालना, ताकि ये समझा जा सके कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और ये अपडेट्स वाकई भारत में चल रहे शासन, सामाजिक पहलुओं और आर्थिक दिशा की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। राज्यों की अपनी विशेष योजनाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कानूनी और आर्थिक फैसलों तक, मतलब विविधता काफी ज्यादा है। शुरुआत राज्यों की योजनाओं से करते हैं। नोट्स में कई राज्यों की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर हम एक पैटर्न देखें तो महिला सशक्तिकरण पर जबरदस्त जोर दिखता है, खासकर सीधी वित्तीय सहायता के जरिए। मिसाल के तौर पर ओडिशा में सुभद्रा योजनाएं जो महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए देती है। मध्य प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना वो 2,100 रुपए प्रति माह देती है। हाँ, और महाराष्ट्र में माझी लड़की बहनी योजना है 1,500 रुपए प्रति माह। बिल्कुल। तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना भी 2,500 रुपए प्रति माह और सस्ती रसोई गैस देती है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये महज चुनावी वादे हैं या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक रणनीति है? देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इन योजनाओं का एक पहलू तो निश्चित रूप से मतदाताओं को लुभाना हो सकता है, खासकर महिला मतदाताओं को, जिनकी राजनीतिक अहमियत बड़ी है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन से सिर्फ इसी नजरिए से देखना शायद अधूरा होगा। ये योजनाएं महिलाओं के हाथ में सीधे नकदी पहुंचाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, छोटे मोटे खर्चों के लिए निर्भरता कम होती है और परिवार में उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ सकती है। अच्छा। तो इसे महिला केंद्रित विकास के एक मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि जाहिर है, जमीन स्तर पर इनका वास्तविक प्रभाव और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दे हमेशा बहस का विषय रहते हैं। दिलचस्प बात है। एक और क्षेत्र जहां काफी गतिविधि दिख रही है वो है युवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मतलब MYUV योजना युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण देने की बात करती है। हाँ। वहीं कर्नाटक में युवा निधि योजना बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए तक का मासिक भत्ता देती है। और मध्य प्रदेश में युवा कौशल सम्मान योजना इंटर्नशिप्स के लिए 10,000 रुपए प्रति माह देती है। तो क्या ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग सोच दिखाता है? मतलब कोई उद्यमिता पर जोर दे रहा है, कोई सीधे भत्ते पर, तो कोई कौशल विकास पर। बिल्कुल। युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना लगभग सभी राज्यों की प्राथमिकता है, ये तो साफ है। लेकिन हाँ, तरीके अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश का MYUV मॉडल वो उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो जोखिम लेने वाले युवाओं के लिए है। ठीक है। कर्नाटक का युवा निधि वो बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक तरह का कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने की कोशिश है। और मध्य प्रदेश का कौशल सम्मान योजना व्यावहारिक अनुभव और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर जोर देता है। तो ये विभिन्न दृष्टिकोण राज्यों की अपनी आर्थिक स्थिति, उनकी राजनीतिक विचारधारा और युवाओं की जरूरतों की उनकी समझ को दर्शाते हैं। अच्छा। कोई एक तरीका सर्वश्रेष्ठ है ये कहना मुश्किल है। सबकी अपनी चुनौतियां और फायदे हैं, जाहिर है। और कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में दिख रही हैं या कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देती है। हाँ, ODOP काफी सफल रही है। या फिर PM सूर्याघर या गृह ज्योति जैसी योजनाएं जो मुफ्त बिजली देने पर केंद्रित हैं। और सिक्किम, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में इनका जिक्र है। बिल्कुल। उत्तराखंड और महाराष्ट्र दोनों में लखपति दीदी योजना का जिक्र है, जो स्वयं सहायता समूहों मतलब SHGs के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। हाँ, ODOP जैसी योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक अनूठा प्रयास है और इनकी सफलता को देखते हुए दूसरे राज्य भी शायद प्रेरित हो रहे हैं। और ये PM सूर्याघर और गृह ज्योति जैसी योजनाएं ये नवीकरणीय ऊर्जा और लोगों को बिजली बिल से राहत देने के दोहरे उद्देश्य को दर्शाती हैं, जो शायद केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता लगती है। हाँ, लगता तो है। और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का कई राज्यों में पाया जाना दिखाता है कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिला सशक्तिकरण एक आजमाया हुआ और सफल मॉडल माना जा रहा है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर देखें तो राज्यों की योजनाओं में अपनी स्थानीय जरूरतों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का मिश्रण दिखता है।
जैसे किसान समर्थन, बिहार की बीज योजना, छत्तीसगढ़ की धान सब्सिडी, तेलंगाना का रियतु भरोसा। हाँ, किसानों पर फोकस तो है। बिल्कुल। और शहरी विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी लगभग हर जगह प्राथमिकता में हैं। चलिए अब कानूनी गलियारों का रुख करते हैं। यहाँ भी काफी हलचल है। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक अहम फैसला दिया है। उन्होंने 1967 के अजीज बादशाह मामले के फैसले को पलटते हुए कहा कि कानून द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान भी संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान माने जा सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव लगता है ना। इस बादशाह मामले में कहा गया था कि चूंकि AMU की स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा हुई थी, इसलिए इसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता। अच्छा। इस नए फैसले ने उस व्याख्या को पूरी तरह बदल दिया है। इसका मतलब है कि अब किसी संस्थान की स्थापना अगर संसद के कानून से भी हुई हो, तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है, बशर्ते वह अनुच्छेद 31 की अन्य शर्तें पूरी करता हो। तो इसका असर सिर्फ AMU पर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर न केवल AMU पर पड़ेगा, बल्कि ऐसे अन्य संस्थानों के दावों पर भी पड़ सकता है। यह अल्पसंख्यक अधिकारों की व्याख्या में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास है। और जमानत के मामले में खासकर ये जो धन शोधन निवारण अधिनियम है PMLA, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, खासकर केजरीवाल मामले के संदर्भ में। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा। अदालत ने कहा कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना जमानत का आधार हो सकता है, भले ही PMLA की धारा 45 की वो दोहरी कड़ी शर्तें लागू हों। और गिरफ्तारी की वैधता के लिए सिर्फ विश्वास करने का कारण काफी नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता पर भी विचार करना जरूरी है। ये प्रक्रियात्मक पक्षपात पर बड़ा जोर है। बिल्कुल। ये निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच एक तरह से संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। PMLA की धारा 45 जमानत मिलना बहुत मुश्किल बना देती है, ये तो हम जानते हैं। हाँ। अदालत का ये कहना कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के कैद जमानत का आधार हो सकता है, एक तरह से अभियुक्तों के अधिकारों को मान्यता देता है। साथ ही गिरफ्तारी की जरूरत पर जोर देना वो ED जैसी एजेंसियों की शक्तियों पर एक प्रकार का, आप कह सकते हैं, न्यायिक अंकुश लगाता है। अच्छा। यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि गिरफ्तारी मनमाने ढंग से ना हो। एक और दिलचस्प मामला तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच का था। हाँ, वो बिल वाला मामला। हाँ, जिसमें विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति रोकने का मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक सहमति नहीं रोक सकते और दोबारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना कानूनन गलत है। साथ ही अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की कोई अवधारणा नहीं है। ये तो केंद्र राज्य संबंधों और विधायी प्रक्रिया के लिए काफी अहम लगता है। निश्चित रूप से ये फैसला राज्यपाल की शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट करता है और निर्वाचित विधायिका की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। जब कोई विधानसभा किसी विधेयक को पुनर्विचार के बाद दोबारा पारित कर देती है, तो राज्यपाल के पास उसे सहमति देने के अलावा बहुत सीमित विकल्प होते हैं। सही है। दिया है कि राज्यपाल अपनी सहमति अनिश्चित काल तक रोककर या उसे अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति के पास भेजकर विधायी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते। यह संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करता है। और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दी है ना? संतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में हाँ। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति कानूनी वारिसों को हस्तांतरित करने के बाद भी भरण पोषण मांग सकते हैं। और अगर जरूरी हो तो ट्रिब्यूनल उन्हें संपत्ति से बेदखल करने या कब्जा दिलाने का आदेश भी दे सकता है। हालांकि ये हर मामले में आने वाले नहीं है। ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 की व्याख्या को पुख्ता करता है। हाँ, ये फैसला वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। कई बार संपत्ति हस्तांतरण के बाद वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं की जाती, ये एक समस्या है। बिल्कुल। तो यह फैसला उन्हें एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही ट्रिब्यूनल को विवेक का उपयोग करने की अनुमति देना यह सुनिश्चित करता है कि बेदखली जैसे कड़े कदम केवल तभी उठाए जाएं जब वास्तव में जरूरी हो। ये कानून की मानवीय व्याख्या है, कह सकते हैं। संक्षेप में कहें तो कानूनी मोर्चे पर अदालतों का फोकस प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, संवैधानिक व्याख्या और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ प्रस्तावित कानूनों यानी विधेयकों पर नजर डालते हैं। हाँ। वक्फ संशोधन विधेयक 2024
काफी चर्चा में रहा है। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड की संरचना में बदलाव, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति, सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर को शक्ति और ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में सीधी अपील जैसे प्रावधान हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में बदलाव लाना लगता है। हाँ, ये तो बड़े बदलाव हैं। और सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित ना करने का स्पष्टीकरण और ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम ना मानना भी बड़े बदलाव हैं। इन संशोधनों का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विभिन्न हितधारकों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना होगा। स्रोत हमें केवल प्रस्तावित बदलावों की जानकारी देते हैं, उनके पीछे के तर्क या संभावित परिणामों पर विस्तार से नहीं जाते। इसके अलावा कई पुराने कानूनों को बदलने के लिए नए विधेयक लाए जा रहे हैं, जैसे भारतीय वायुयान विधेयक 2024। हाँ, वो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा। और बॉयलर विधेयक 2024, जो 1923 के एक्ट की जगह लेगा, और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 भी है। ऐसा लगता है कि कानूनों को आधुनिक बनाने पर जोर है। हाँ, ये एक स्पष्ट प्रवृत्ति है। कई क्षेत्रों में नियामक ढांचे दशकों पुराने हैं। विमानन, बॉयलर सुरक्षा, रेलवे जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और वैश्विक मानकों में काफी बदलाव आया है। सही बात है। तो इन पुराने कानूनों को समकालीन जरूरतों के अनुरूप ढालना आवश्यक है। ये विधेयक इसी आधुनिकीकरण और नियामक सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा लगते हैं। साथ ही वो तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024, हाँ? जो खनिज तेल की परिभाषा में कोल बेड मीथेन और शेल गैस तेल को शामिल करता है, वो ऊर्जा संसाधन प्रबंधन में बदलते फोकस को दर्शाता है। अच्छा, अब आते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 पर। हाँ, बजट। इसका मुख्य फोकस 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और ज्ञान GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, स्तंभों पर रहा। कुछ बड़े आंकड़े देखें तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 4.4% रखा गया है। 4.4%। कुल खर्च 50.65 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स 11.21 लाख करोड़ है, जो GDP का 3.1% है। पूंजीगत व्यय मतलब सरकार का लंबी अवधि की संपत्ति, जैसे कि सड़क, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर होने वाला खर्च। हाँ, ये कैपेक्स महत्वपूर्ण है। और एक बड़ी राहत आयकर में दी गई है। नई व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं और वेतन भोगियों के लिए 75,000 रुपए की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर ये सीमा 12.75 लाख हो जाती है। ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। बिल्कुल। राजकोषीय घाटे का 4.4% का लक्ष्य बताता है कि सरकार धीरे धीरे अपने खर्च और कमाई के बीच के अंतर को कम करने की राह पर है, जिसे वित्तीय समीकरण कहते हैं। अच्छा। वहीं पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि, जो GDP का 3.1% है, ये दर्शाती है कि सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण के जरिए आर्थिक विकास को गति देना चाहती है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। आयकर में राहत का सीधा मकसद लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना है, जिससे खपत यानी कंजम्पशन बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग पैदा हो। और ज्ञान पर फोकस ये दिखाता है कि सरकार की नीतियां और खर्च इन 4 समूहों गरीब, युवा, किसान और महिला पर केंद्रित रहेंगे। बजट में कई नई पहलें भी घोषित की गईं। कृषि क्षेत्र में PM धन धान्य कृषि योजना यानी PMDDKY शुरू की जा रही है, जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसानों पर केंद्रित होगी। टारगेटेड अप्रोच। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक ग्रामीण ऋण मूल्यांकन यानी रूरल क्रेडिट स्कोर ढांचा भी पेश करने की बात है। अच्छा, ये क्या है? हाँ, ये देखना होगा कैसे काम करेगा। और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन है। और किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। कृषि पर यह ध्यान महत्वपूर्ण है, खासकर खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय की नजरिए से। PMDKY का लक्ष्य कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो एक अच्छी रणनीति हो सकती है। ये ग्रामीण ऋण मूल्यांकन की पहल दिलचस्प है। देखना होगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है। हाँ। दालों और तिलहनों, जिसके लिए अलग आत्मनिर्भर तिलहन अभियान भी है, उसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और KCC सीमा बढ़ाना किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाएगा। ये सभी पहले कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जहां तक मुझे पता है। हाँ, सही। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए भी घोषणाएं हैं। उनके वर्गीकरण के मानदंड बदले गए हैं, निवेश और टर्नओवर की सीमाएं बढ़ी हैं।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड की बात है। स्टार्टअप्स के लिए कोषों का कोष यानी फंड ऑफ फंड्स में 10,000 करोड़ का नया योगदान है और पहली बार उद्यमी योजना के तहत महिला SC/ST उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण यानी टर्म लोन देने का लक्ष्य है। MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और उन्हें समर्थन देना विकास के लिए जरूरी है। हाँ। वर्गीकरण मानदंड बदलने से ज्यादा उद्यमों को MSME के लाभ मिल सकेंगे। हाँ। क्रेडिट कार्ड और सावधि ऋण जैसी योजनाएं उनकी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। हाँ, फंडिंग एक बड़ा मुद्दा रहता है। बिल्कुल, और कोषों का कोष स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। ये दिखाता है कि सरकार छोटे व्यवसायों और उद्यमिता को विकास के इंजन के रूप में देख रही है। निवेश पर भी जोर है, जिसे बजट में 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोगों में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। लोगों में निवेश के तहत 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड, चिकित्सा शिक्षा में 75,000 सीटें बढ़ाना और हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर शामिल हैं। ह्यूमन कैपिटल। अर्थव्यवस्था में निवेश यानी बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 10 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन योजना। ओह, ये एसेट मोनेटाइजेशन का बड़ा टारगेट है। हाँ, और नवाचार के लिए अनुसंधान और विकास यानी R&D हेतु 20,000 करोड़ रुपए और शिक्षा में AI उत्कृष्टता केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपए। ये निवेश का त्रिआयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश यानी लोगों में निवेश वो मानव पूंजी का निर्माण करता है जो लॉन्ग टर्म विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल। बुनियादी ढांचे में निवेश यानी अर्थव्यवस्था में निवेश वो तात्कालिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है और भविष्य के विकास की नींव रखता है। राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, ये राज्यों के लिए अच्छा है। और नवाचार में निवेश जैसे R&D और AI ये भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उद्योगों के लिए भारत को तैयार करने का प्रयास है। ये एक संतुलित रणनीति लगती है। और चौथा इंजन है निर्यात। इसके लिए एक निर्यात संवर्धन मिशन और भारत ट्रेड नेट BTN नामक एक एकीकृत मंच स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन। साथ ही कुछ और योजनाएं जिनका जिक्र जरूरी है। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है। हाँ, 1 करोड़ घर। हाँ, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना है। PM आवास योजना का विस्तार कर 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने हैं। और संशोधित कौशल ऋण योजना, ये कौशल विकास मंत्रालय की है। इसके तहत ऋण सीमा 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का लक्ष्य 6.3% से 6.8% रखा गया है। हाँ, ये ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो बजट कल्याणकारी उपायों जैसे ज्ञान समूहों पर ध्यान, टैक्स राहत, मुफ्त बिजली, आवास वगैरह, और विकास के चालकों जैसे पूंजीगत व्यय, MSME समर्थन, R&D, निर्यात प्रोत्साहन, इनके बीच संतुलन साधने का स्पष्ट प्रयास करता है। आत्मनिर्भरता जैसे दालों और तिलहन में बुनियादी ढांचे का निर्माण और विशिष्ट क्षेत्रों व जनसांख्यिकी के लिए लक्षित समर्थन पर जोर साफ दिखता है। यह सरकार के अगले कुछ वर्षों के आर्थिक रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसका लक्ष्य मध्यम अवधि में 6.3% से 6.8% की वृद्धि दर हासिल करना है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल, जिसमें हमने राज्यों की विविध योजनाओं से लेकर अहम कानूनी बदलावों और केंद्रीय बजट द्वारा तय की गई आर्थिक दिशा तक कई पहलुओं को छुआ। भारत में हाल की घटनाक्रमों का एक व्यापक नजरिया। समापन से पहले इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर सोचने पर एक विचार मन में आता है। हाँ, हमने केंद्र और विभिन्न राज्यों की अनेक योजनाओं, कानूनी व्याख्याओं और आर्थिक प्राथमिकताओं को देखा। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन विभिन्न स्तरों की प्राथमिकताओं में कितना तालमेल है और कितना खिंचाव। ये सोचने वाली बात है। क्या ये सभी मिलकर एक सुसंगत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं? ये तालमेल या इसका अभाव भारत के समग्र विकास पथ को आने वाले समय में कैसे आकार देगा, इस पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। इस जानकारीपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ।